मैं पाईक्यू आज का जो क्वेश्चन और आंसर का जो सीरीज़ है इसमें आज हम लेकर के आए एनसीईआरटी के चैप्टर जो है फोर्स एंड प्रेशर, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। और आप इस सीरीज़ में बेसिकली आज का जो क्वेश्चन आंसर का जो सेट है उसमें आप क्या क्या लर्न करने वाले हो, क्या क्या चीज़ देखने वाले हो। तो बेसिकली आज जो इस सीरीज़ में आज आप एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो समझोगे, उनके नोट्स बना सकते हो और हर क्वेश्चन का जो होगा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा और जो शॉर्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड होंगे। हर क्वेश्चन को आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बेसिकली जो टॉपिक हमने इसमें कवर अप किए हैं वो चेंजिंग द मोशन से रिलेटेड है, यानी जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मोशन में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, जो पुश एंड पुल है उससे रिलेटेड है। फिर चेंजिंग द शेप, फिल इन द ब्लैंक्स है थर्ड क्वेश्चन, और आर्चर और एरो पर बेस एक फोर्थ क्वेश्चन है आपका। और फिफ्थ क्वेश्चन है फोर सिनेरियोज से लेकर के, मतलब जो एजेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, इफेक्ट्स उनके क्या क्या होते हैं वो सब चीज़। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन होगा ब्लैक स्मिथ्स के ऊपर। ब्लैक स्मिथ्स मतलब जो रहता है तो उसमें किस तरीके से चेंजेस आते हैं, शेप का चेंजेस क्या होते हैं, या ब्लैक स्मिथ बेसिकली जो क्या कहते हैं लोहे का कार्य का लोहे की वस्तुएं बनाता है। सेवन्थ टॉपिक होगा इसमें बैलून से रिलेटेड। बैलून में जब बैलून को वॉल से रब किया जाता है या वॉल से बैलून जब स्टिक हो जाता है, क्या उसमें क्या चेंजेस है, क्यों एक बैलून वॉल से कनेक्ट होता है। एट्थ टॉपिक होगा फोर्स ऑन बकेट, यानी बकेट पे किस तरीके से फोर्स एक्ट करता है, रॉकेट से रिलेटेड होगा। और 10th होगा ड्रॉपर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। तो चलिए कवर अप करते हैं। और ये सारे टॉपिक्स न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस वगैरह सब चीज़ मिल जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द सिचुएशन इन विच पुश और पुल चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो आपको बताना है कि दो एग्जांपल्स देने जिसमें कि पुश और पुल करने पर किसी ऑब्जेक्ट में उसमें चेंजेस आएँ। तो पहला एग्जांपल है आपका, इसका जो आंसर होगा पुशिंग अ कार टू मेक इट फॉरवर्ड। तो देखिए आप फिगर में जैसे देख पा रहे हैं, इस फिगर में एक व्यक्ति है किसी कार को पुश कर रहा है जिससे कि वो चल सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पुलिंग अ स्लेट्स टू मूव अक्रॉस द स्नो, यानी आप इसमें सेकंड फिगर में जो इसी फिगर में जो देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक चीज़ को अपनी तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है। तो पुलिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बफेलो को जब रस्सी से खींचा जाता है तो वो भी एक पुल का एग्जांपल है, मतलब खींचना। जब जहाँ पे भी खींचने से रिलेटेड होगा वो पुलिंग में आएगा, और जहाँ पर किसी चीज़ को धक्का देना होगा उसमें पुशिंग होगी। क्लियर? ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी आपको ये बताना है कि ऐसे दो एग्जांपल्स दीजिए जिससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आए। तो देखिए जब किसी स्प्रिंग को खींचा जाता है, जब कभी स्प्रिंग को खींचा जाता है या कंप्रेस किया जाता है तो उसकी शेप में चेंज आता है। दूसरा एग्जांपल हो गया स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड। तो रबर बैंड को जब स्ट्रेच किया जाता है तो रबर बैंड की जो शेप है वो चेंज होती है। आपने देखा होगा जब साइकिल चालक गद्दी पर बैठता है तो गद्दी के नीचे जो स्प्रिंग होती है वो बेसिकली उसकी शेप में चेंज आता है, मतलब वो क्या होती है, कंप्रेस होती है, एक्सटेंड करती है। वहीं अगर रबर बैंड की बात करें तो रबर बैंड बेसिकली जब रबर बैंड को स्ट्रेच किया जाता है तो वो एक्सटेंड हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, उसकी जो शेप है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था आपका, आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। तो इसमें फर्स्ट क्या बोल रखा है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू, यहाँ पर डैश था, इसका मतलब हमें कोई भी वेल में से, जो कुआं होता है उसमें से पानी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा रोप को, यानी जो रस्सी है उसको अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, जब जाके पानी निकलेगा। अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी टुवार्ड्स इट्स। तो ये सही है, मतलब जब कोई चार्ज बॉडी होती है वो किसी अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सी फिल इन द ब्लैंक्स था आपका, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश इट। तो मतलब एक लोडेड ट्रॉली है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, तो पुश करना पड़ेगा जिससे कि वो फॉरवर्डली मूव हो। डी था आपका, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो यानी यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो नॉर्थ पोल होते हैं मैग्नेट्स के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्लियर? ये थर्ड क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है बेसिकली कुछ थ्योरेटिकल टाइप, मतलब आपको इसको स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद आंसर्स देने। तो चलिए सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट है क्या, एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, यानी एक तीरंदाज जो होता है वो जब भी तीर चलाता है तो वो अपने टारगेट को लगाने से पहले जो तीर है उसको खींचता है। शी देन रिलीज द एरो विच बिगेन्स टू मूव टुवार्ड्स द टारगेट, और जब वो उसको छोड़ता है तो वो जो एरो है वो अपने टारगेट पे फिक्स होता है। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन फिल इन द गैप्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग
तो आपको इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, यानी जो आपको स्टेटमेंट दी गई थी कि एक आर्चर जो होता है वो बो को खींचता है, उसके बाद उस पर एम करता है, और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये सारे टर्म्स फिलअप करने हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप एंड अट्रैक्शंस। तो ये बेसिकली टर्म्स आपको फिलअप करनी है। और किस में फिलअप करनी थी? ये आपको 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए थे। तो चलिए इन 4 के 4 फिल इन द ब्लैंक्स को समझते हैं। क्या फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहना चाह रहे थे? टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉज चेंज इन इट्स शेप। तो देखिए, जब स्ट्रेच किया किसने? आर्चर ने, जो तीरंदाज था उसने उस तीर को, जो धनुष में जो रस्सी थी उसको खींचा था, तो उसमें क्या चेंज आया था? तो जो रस्सी थी उसकी शेप में चेंज आया था। नेक्स्ट है द फोर्स अप्लाइड बाय आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो स्ट्रेच करने के लिए कौन सा फोर्स यूज़ हुआ था? मस्कुलर फोर्स। यानी जो आर्चर था उसने किस तरह का फोर्स यूज़ किया था? मसल्स का फोर्स यूज़ किया था, तो इसलिए ये क्या हो गया? मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। वाइल द एरो मूव्स towards its target, the force acting on its are due to gravity and the due to friction of air। तो जो एरो मूव करेगा उस पर बेसिकली 2 फोर्स एक्ट होंगे, एक तो ग्रेविटी और दूसरा होगा फ्रिक्शन। क्लियर? तो 4th क्वेश्चन ईजी था, मतलब इसमें आपको एक प्रॉब्लम दी गई थी और प्रॉब्लम को समझने के बाद आपको उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th, इन विच ऑफ द सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट्स एक्सर्टिंग द फोर्स एंड ऑब्जेक्ट ऑन विच एक्ट्स, स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ईच केस। तो आपको कुछ सिचुएशंस दी जाएंगी, उनको आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद आपको बताना है कि उसमें एजेंट्स कौन है और फोर्स किस पर एक्सर्ट हो रहा है, और मतलब ऑब्जेक्ट बताना है और उस ऑब्जेक्ट पर क्या चेंजेस हो रहे हैं बेसिकली। तो चलिए 4 के 4 जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो सिचुएशंस है वो समझते हैं। पहली सिचुएशन है स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट जूस। तो देखा होगा जब लेमन को, जो नींबू होता है उसको जब निचोड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है बेसिकली। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो जब नींबू को निचोड़ा जाता है तो उसमें एजेंट जो होती है वो फिंगर होती हैं। एजेंट बेसिकली फिंगर जो फोर्स अप्लाई करते हैं। एजेंट्स किसको बोला जाता है? जो फोर्स अप्लाई करता है उसको एजेंट बोला जाता है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट हो गया लेमन। तो लेमन पर उंगलियों द्वारा जो फोर्स है वो एक्ट हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया लेमन। इफेक्ट क्या हो रहा है? इफेक्ट मतलब एजेंट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसके द्वारा इफेक्ट क्या हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है एक्सट्रैक्टिंग जूस। तो जब नींबू को हाथों के द्वारा निचोड़ा जाएगा यानी दबाया जाएगा तो उसमें से क्या निकलेगा? जूस निकलेगा, लेमन जूस। क्लियर? सेकंड स्टेटमेंट है टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट। जो टूथपेस्ट है, जो टूथपेस्ट ट्यूब होती है, उसको जब उसका जो टूथपेस्ट है उसको बाहर निकाला जाता है तो उसमें एजेंट कौन होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है और इफेक्ट क्या होता है? देखिए, एजेंट की बात करें तो हैंड, उसमें एजेंट है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो टूथपेस्ट है, और इफेक्ट की बात करें तो डिस्पेंसिंग पेस्ट। तो यानी इसमें क्या है कि हैंड क्या करेगा? उस टूथपेस्ट ट्यूब को प्रेस करेगा, यानी फोर्स किसके द्वारा एक्ट किया गया? हैंड के द्वारा। ऑब्जेक्ट कौन हो गया? जिस पर फोर्स एक्ट हो रहा है, यानी टूथपेस्ट ट्यूब। और इफेक्ट क्या हो गया? इफेक्ट हो गया डिस्पेंसिंग पेस्ट, यानी उसमें से पेस्ट बाहर निकलना। क्लियर? चलिए थर्ड स्टेटमेंट समझते हैं। अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड्स इज इन हुक फिक्स टू वॉल। तो आपको इस स्टेटमेंट को समझना है कि ये बोल रहा है कि आप एक स्प्रिंग है जिस पर हुक लटका हुआ है, ठीक है। तो इसमें एजेंट हो गया आपका लोड, यानी ये बेसिकली एजेंट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट हो गया ये स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग में चेंजेस आएंगे, ऑब्जेक्ट में चेंजेस आएंगे और स्ट्रेचिंग होगा स्प्रिंग में। स्प्रिंग यानी ये जो स्प्रिंग है इसमें बेसिकली क्या आएगा? चेंज होगा, इसकी शेप स्ट्रेच होगी। क्लियर? फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? एन एथलीट मेकिंग अ जंप इनटू टू क्लियर अ बार एट अ सर्टेन हाइट। यानी आपने देखा होगा जो एथलीट्स होते हैं ये इस तरीके से, तो ये फिगर में आप जैसे ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये एथलीट क्या कर रहा है? इस पर जंप कर रहा है। तो जंप करते समय ये एक बार को यानी एक हर्डल को क्रॉस कर रहा है। तो इसमें एजेंट्स हो गया एथलीट, ऑब्जेक्ट हो गया एथलीट की बॉडी, और इफेक्ट क्या हो गया? इफेक्ट हो गया ये जो एथलीट है ये इस बार को क्लियर कर रहा है। क्लियर मतलब इसको क्रॉस करना, ठीक है। तो ये 5th क्वेश्चन था, एजेंट और ऑब्जेक्ट और इफेक्ट बेस। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो 6th क्वेश्चन क्या था? 6th क्वेश्चन है अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? How does the force due to hammering affect the piece of iron? तो आपको इस क्वेश्चन को समझना है। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि जब एक ब्लैक स्मिथ किसी भी हॉट पीस ऑफ आयरन को
हैमर करता है, यानी उस पर हथौड़े से चोट मारता है, तो फोर्स जो आयरन पीस पे हैमरिंग हो रही है उसका आयरन के पीस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और थर्ड बताना है हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है और वो जो आयरन का पीस है वो किस तरीके से चेंज होता है, उस पर अफेक्ट क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं। When a blacksmith's hammer at a hot piece of iron, the force applied caused deformations in iron, यानी जब एक ब्लैक स्मिथ किसी भी लोहे की वस्तु पे हैमरिंग करता है तो हैमरिंग करते समय आयरन के जो पीस है, आयरन का जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है उसकी शेप में चेंज आता है, ठीक है। जब रिपीटेडली हैमरिंग करता है तो शेप जो हो जाती है वो चेंज हो जाती है और इसी प्रोसेस को फोगिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोगिंग। फोगिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग आयरन शेप इन अ डिजायर फॉर्म, यानी किसी भी आयरन की शेप को डिजायर फॉर्म में कन्वर्ट करना एक फॉगिंग है। जैसे आपने देखा होगा कि जब जो ब्लैक स्मिथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोहे को पीट पीट कर किसी पतली चादर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो प्रोसेस क्या होता है? फॉगिंग, जिससे कि वो किसी अच्छी कुछ गुणवत्ता वाली चीज़ बना सकें, जैसे गेट बना सकें लोहे के, या रोड बना सकें, ठीक है, कुछ भी बना सकें जो यूजफुल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्फ्लेटेड बैलून वाज प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लोथ, इट वॉज फाउंड दैट बैलून स्टिक्स टू द वॉल, व्हाट फोर्स माइट रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन बिटवीन बैलून एंड वॉल। तो एक इन्फ्लेटेड बैलून मतलब जो बैलून होता है उसके अंदर गैस भरी होती है, उसको जब एक पीस ऑफ सिंथेटिक को क्लोथ से रब किया जाता है और उसको ऐसे ही छोड़ा जाता है तो वो कुछ मतलब दीवार होती है उससे चिपक जाता है। क्यों? ऐसा कौन सा फोर्स है उसमें रिस्पॉन्सिबल है जो उस बैलून को दीवार से अट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो चलिए इसका आंसर समझते हैं। आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन बैलून एंड वॉल इज स्टैटिक फोर्स। तो कौन सा फोर्स होगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फोर्स होगा क्या? बेसिकली जो गुब्बारा होगा उसको जब सिंथेटिक क्लोथ से रब किया जाएगा तो जो सिंथेटिक क्लोथ्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे? बैलून्स में। सिंथेटिक क्लोथ्स यानी आपकी जो क्लोथ्स हो सकता है, कॉटन का क्लोथ्स हो सकता है, सिल्क का क्लोथ्स हो सकता है, जब उसको किसी भी बैलून के साथ रब किया जाएगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बैलून में ट्रांसफर हो जाएंगे। और जो वॉल है बेसिकली वो न्यूट्रल है और इसकी वजह से क्या होगा, जो बैलून और वॉल है दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और फोर्स कौन सा होगा वहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड, डिस्कस व्हाई द फोर्स एक्टिंग ऑन बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फोर्स होगा जो प्लास्टिक बकेट पे एक्ट कर रहा होगा जब आप उसको होल्ड कर रहे होंगे अपने हाथ से, ठीक है। और आपको बताना भी है कि जो वाटर में बकेट के अंदर जो वाटर है उसकी मोशन में क्या चेंजेस होंगे। तो इसका आंसर समझते हैं। तो बेसिकली जो फोर्स होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम फोर्सेस की बात करें तो जो प्लास्टिक बकेट है उस पर जो फोर्स एक्ट होगा वो होगा ग्रेविटी पुल, और बकेट को जो अपनी तरफ मतलब जो ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, ग्रेविटी बेसिकली बकेट को डाउन की तरफ खींच के रखेगा, मतलब अट्रैक्ट करके रखेगा, पुल करेगा अपनी तरफ। और जो हैंड होगा वो क्या करेगा? ग्रेविटी के पुश करेगा, मतलब ग्रेविटी को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा। अब बकेट के जो अंदर वाटर है वो बेसिकली क्यों नहीं छलकेगा? तो इसके लिए क्या है, जो फोर्स है वो बैलेंस रहेगा और ना तो उसमें फॉलिंग होगा ना राइजिंग होगा। इस वजह से जो वाटर है वो स्टिल रहेगा, ठीक है। तो बकेट स्टेज स्टिल बिकॉज योर हैंड्स पुशेस अप एज मच एज ग्रेविटी पुल डाउन। तो क्या होगा यहाँ पर? जितनी ग्रेविटी एक्ट होगी उतना ही आपका जो हैंड है वो पुशअप करेगा उसको। इस वजह से जो बकेट है वो नीचे नहीं गिरेगी और उसके अंदर जो वाटर है वो भी, उसकी भी जो स्टेट है वो सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट in its orbit, name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad। देखा होगा आपने, जब भी साइंटिस्ट लोग किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, अपवर्ड लॉन्च करते हैं, तो क्या होता है कि सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। तो ऐसे दो फोर्सेस बताइए कि रॉकेट को जो लॉन्च करने में और साथ में जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए इसका आंसर समझते हैं। इसको क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे दो फोर्सेज हैं, एक थ्रस्ट और एक ग्रेविटी। ये दो फोर्सेस हैं जो रॉकेट के अपवर्ड मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। बेसिकली जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है, जैसे ही रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट एक अपवर्ड अपथ्रस्ट फोर्स उसके इंजन द्वारा क्रिएट किया जाता है जो ग्रेविटी के
विपरीत दिशा में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इससे क्या होता है, जो रॉकेट है वो बेसिकली अपवर्ड मूव करता है, और इस केस में जो थ्रस्ट होता है वो ग्रेविटी को बीट कर जाता है। यानी यहाँ पे थ्रस्ट जो क्रिएट किया जाता है इंजन द्वारा वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटी के। तो इससे क्या होगा, जब जो रॉकेट है वो एक्सटेंड करेगा, मतलब हाइट पे इंक्रीज, किसी हाइट पे पहुंचेगा, जो थ्रस्ट है वो ग्रेविटी को सरप्रेस कर देगा, यानी मतलब थ्रस्ट ज़्यादा रहेगा, ग्रेविटी कम रहेगी। और इससे क्या होगा कि जो रॉकेट है, बेसिकली जो रॉकेट है वो किसी एक हाइट पे जाने के बाद अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ड्रॉपर विद इट्स नोजल kept in water, air is a dropper is seen to escape into the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to pressure of water, gravity of earth, shape of rubber bulb और atmospheric pressure. तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपने जैसे देखा होगा कि जब आप एक नोजल ड्रॉपर यूज़ करते हो तो ड्रॉपर में आप उसको प्रेस करते हो, और प्रेस करने के बाद जब उसको छोड़ते हो तो जो प्रेस करते समय उसमें से अगर उसको पानी के अंदर रखा गया तो उसमें से वाटर बबल्स बाहर निकलती है, मतलब बबल्स निकलती है वाटर में से। और जब उसको छोड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है कि ड्रॉपर में से वाटर फिलअप हो जाता है। ऐसा कौन सा फोर्स है, क्या चीज़ है जो ये सब चीज़ होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो चलिए इसका आंसर समझते हैं। आंसर क्या होगा, तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जो इस सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जब बल्ब को प्रेस किया जाएगा तो जो एयर है वाटर ड्रॉप के अंदर वो कंप्रेस होगी, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर एक हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाएगा। और दिस इंक्रीज प्रेशर फोर्सेस इन द एयर टू एस्केप क्रिएटिंग बबल्स व्हेन प्रेशर इज रिलीज्ड। जब प्रेशर रिलीज किया जाएगा तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जो वाटर उसके आउटसाइड है ड्रॉपर के, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे कि वाटर उसके अंदर फिलअप हो जाएगा। क्लियर? तो ये फिगर में जैसे आप देख पा रहे हो, फिगर में क्या हो रहा है, इस ड्रॉपर द्वारा जब आप इसमें इस ड्रॉपर को पुश करोगे तो बेसिकली इसके अंदर से बबल्स निकलेंगे, और जैसे ही इसको छोड़ोगे तो इसमें से इसके अंदर वाटर फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बड़ा रोल प्ले करेगा इसी की वजह से क्या होगा कि जो और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।